उमेश पाल हत्याकांड में 5 आरोपी जो कि शूटरों के मददगार थे, उनको अतीक अहमद के कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि अतीक अहमद के कार्यालय से ही भारी मात्रा में कैश और अवैध असलहे भी बरामद किए गए थे। इसको लेकर पुलिस ने पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस और एसटीएफ और एसओजी ने न्यायालय में एप्लीकेशन डाला और कहा कि हमें इन पांचों आरोपियों की रिमांड चाहिए। रिमांड में हमें कुछ पूछताछ करनी है, जिससे कि उमेश पाल हत्याकांड पे कुछ नए सुराग हमें मिल सकते हैं। इसको लेकर कोर्ट ने उनकी बात मान ली और आज सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए पुलिस की रिमांड पर उन पांचों आरोपियों को भेज दिया। ये पांचों आरोपी राकेश लाला, कैश, नियाज, ये जितने थे ये सभी अतीक अहमद के लिए काम किया करते थे। जब शूटर शूटिंग करके आए थे वापस, तो यही वो लोग थे जिन्होंने उनके हथियारों को ठिकाने लगाया, उन्हें तुरंत कैश पैसा दिया, जिससे कि वो भागने में सफल रहे। ये पांचों आरोपी जो हैं ये अहम कड़ी हैं उमेश पाल हत्याकांड की। इनको रिमांड में लेकर आज बहुत गहन पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो कई अहम जानकारियां इन पांचों ने दी है, जो पुलिस के लिए बहुत कामयाब रहेगी। इन पांचों से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए थे। इन पांचों से कुछ तस्वीरों को दिखाकर, कुछ जगहों के नाम बताकर इनसे पूछताछ की गई और इन्होंने कुछ अहम खुलासे भी किए हैं, जो आने वाले समय में उमेश पाल हत्याकांड में काफ़ी मददगार होंगे। अब देखना ये होगा कि इन पांचों को रिमांड में लेने के बाद पुलिस को जो जानकारियां मिली हैं, उससे उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी कितनी सुलझती है और क्या कोई और नए नाम या चेहरा इनकी निशानदेही पे सामने आता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। सबसे पहले उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, उसके बाद ज़िला अस्पताल का, और यही नहीं, यहाँ के बाद मेडिकल कॉलेज के बाद विकास भवन में अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने पूरे कार्यों की समीक्षा करी और हिदायत दे डाली कि फतेहपुर जनपद में ज़िला अस्पताल में मरीजों की दवाएं बाहर से न लिखी जाएं। मेडिकल कॉलेज को कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए और अधिकारियों को सख्त निर्देश देने के बाद यहाँ से वो चले गए। उनका कहना था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको भली भांति पूरी जनमानस तक पहुंचाया जाए और अधिकारी इस पे संजीदा रहे। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेह। कोविड-19 एक बार फिर से अपने पैर पसारता दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के लगातार केसेस उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में करीब 59 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो सीएमओ हैं उनका कहना है लगातार पर दिन 10 से 12 मरीज कोविड-19 के देखने को मिल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में जिस तरीके से लोगों का तांता लगा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए सीएमओ की, अगर बात की जाए डॉक्टर मनोज अग्रवाल की बात की जाए, तो उनके कहने के मुताबिक करीब 10 से 12 मरीज रोज़ कोविड-19 के देखने को मिल रहे हैं। जो एक्टिव केसेस हैं, लगातार मरीज कुछ ठीक भी हो करके जा रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड से डरे नहीं, क्योंकि ये उस तरीके का वायरस नहीं है जिस तरीके से जो पहले कोविड-19 की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए।
मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। इस तरीके की गाइडलाइन जो सरकार की पहले की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कोविड-19 लगातार जिस तरीके से एक बार फिर से पैर पसारता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए और ये कहा जा सकता है कि जो अस्पताल है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के व्यवस्थाएं पूरी तो की गई हैं, अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कोविड-19 जो बीते दिनों में देखने को मिल रहा था उस तरीके की स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। मैं इस वक्त बांदा मंडल कारागार के गेट के बाहर खड़ा हूं, जहां बड़ी खबर बांदा से आ रही है कि मंडल कारागार के जेल अधीक्षक अविनाश गौतम को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सस्पेंड करने की जो वजह आई वो वजह ये आई कि इसी मंडल कारागार में यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी बंद है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि वही बांदा का मंडल कारागार है जहां मुख्तार अंसारी को बंद किया गया है। और 2 दिनों पहले देर रात, यानी यूं कहे कि 12 और 1 बजे के आसपास डीआईजी जेल ने इसी मंडल कारागार का निरीक्षण किया, जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात सामने आई। तो वहीं नैनी जेल में अशरफ को भी सुविधाएं देने की बात आई, जिस वजह से यूपी के 3 जेल अधीक्षकों पर गाज गिरी है। और ये गाज डीआईजी जेल ने गिराई है। जहां बांदा मंडल कारागार है तो वहीं नरैनी कारागार है तो वहीं बरेली कारागार है। इन तीनों कारागारों के जेल अधीक्षक पर गाज गिरी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से हटाकर अब तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर साबरमती जेल में बैठकर वहां पर उनके गुर्गे मिलने जाते थे और मिलने के साथ ही उन्होंने साजिश रची, इसको देखते हुए अब अतीक अहमद की जेल साबरमती से हटाकर तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाएगा। लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरह उनके बहनोई अखलाक, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनको सरकार के द्वारा संस्तुति की गई है कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी नौकरी ख़त्म की जाए। क्योंकि ये शूटरों की लगातार मदद कर रहे थे। एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति होने के बाद भी इन्होंने शूटरों की मदद की। साथ ही साथ अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी शक के घेरे में है। एसटीएफ को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शूटरों को पैसा मुहैया कराया एवं उनके पति के घर में आकर ही शूटर रुके। इस तरह लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एसटीएफ पुलिस प्रशासन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में जिस तरह अतीक अहमद के नौकर की न्यायिक हिरासत में लेने के बाद उसको रिमांड पे ले लिया है पुलिस ने, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें भी कई अहम सुराग खुलकर सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, जो कि किसी न किसी तरह उमेश पाल हत्याकांड में भगाने में शूटरों की मदद करते हुए सामने आएंगे। जिस तरह से एसटीएफ और एसओजी काम कर रही है, उसमें लगातार गुर्गे उनके सामने आते जा रहे हैं, उनके नाम सामने आते जा रहे हैं और पुलिस एक एक करके सबको पकड़ भी रही है। अब देखना ये होगा कि आयशा नूरी को पुलिस कब गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद क्या नए सुराग उनसे निकल के सामने आते हैं और इससे पुलिस को कितनी मदद मिलती है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। नगरीय निकाय चुनाव लगभग आसन्न है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में शासन के द्वारा पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सूची जारी कर दी गई, जिससे सभी वार्डों के लिस्ट जारी कर दिए गए। कहाँ अनारक्षित है, कहाँ महिला के लिए आरक्षित है, कहाँ पिछड़ी जात, पिछड़ी महिला व अनुसूचित जात, अनुसूचित महिला के लिए जो भी आरक्षण होना था, आरक्षण पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया है। इसके बाद में अब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी गोंडा डॉक्टर उज्जवल कुमार ने सारे अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा
कि आरओ एआरओ के प्रशिक्षण की तैयारी कर ली जाए, यातायात व्यवस्था देखी जाए, मतदान के लिए जितने भी जरूरी काम हैं उसके लिए सारे अधिकारी लग जाएं। कोविड व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग अपने अपने जगह पर पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएं, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव संपन्न कराया जा सके, जिसमें अगर किसी अधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस पर जिले के सारे अधिकारियों को की एक बैठक की। उस बैठक में सारे अधिकारियों के पेशकश से और सारी व्यवस्था लगभग चुस्त दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में प्रमुख रूप से सीडीओ अरुण मौली, सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी सहित सीआरओ और एडिशनल एसपी सारे लोग बैठक में मौजूद रहे और सबने एक स्वर से बताया कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा। प्राइम न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां मेडिकल स्टोरों पर नशे के तमाम वो चीज़ें बेची जा रही हैं जो प्रतिबंधित हैं, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो गोली हो। बता दें कि जनपद बागपत में सैकड़ों अवैध मेडिकल स्टोर की भरमार है जो बिना किसी रोक टोक के बेखौफ अंदाज में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें सोचिए कि देखने वाली कि इन मेडिकल स्टोर में कुछ मेडिकल स्टोर नाबालिग उन दवाइयों को बेचते नजर आ रहे हैं जो दवाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है अथवा बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकती हैं। आपको बता दें इस संबंध में एक वीडियो वायरल जो है जनपद बागपत में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग एक अवैध मेडिकल स्टोर जो बताया जा रहा है उस पर धड़ल्ले से नशे के जो कैप्सूल हैं, जिनको नीला कैप्सूल अथवा स्पासोपोक्सियोन कहते हैं, धड़ल्ले से बेचता नजर आ रहा है। उस वीडियो की बात करें जहाँ तक, तो वो वीडियो जनपद बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र ग्राम राजपुर खामपुर का बताया जा रहा है। इससे अलग बात करें तो उस क्षेत्र में 4-5 मेडिकल स्टोर जो अवैध रूप से चल रहे हैं। बात करें इन अवैध रूप से चलने वाले मेडिकल स्टोरों की, तो बिना किसी संरक्षण के इनका चल पाना असंभव है, चाहे वो अधिकारियों का संरक्षण हो या किसी सफ़ेद पोश का संरक्षक हो। बात करें नशे की दवाइयों की, वो फोर्टविन इंजेक्शन चाहे हो, चाहे क्लोंजापाम की टैबलेट हो, चाहे 81 की टैबलेट हो, चाहे विलियम की टैबलेट हो, तमाम प्रतिबंधित दवाइयाँ जो हैं ये नशे की श्रेणी में आती है, जिनकी बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। परंतु फिर भी उसके बाद अधिकांश मेडिकल स्टोर पर ये सारी चीज़ें धड़ल्ले से खुलेआम बेखौफ अंदाज में बेची जा रही हैं, मानो किसी बड़े अधिकारी का इनका संरक्षण प्राप्त हो। इस संबंध में जब बात की गई औषधि निरीक्षक बागपत मोहितदीप से, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो करेंगे, वो एक बात अलग है, परंतु सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एक औषधि निरीक्षक जनपद बागपत का जो औषधि निरीक्षक है, जो औषधि विभाग का या मेडिकल स्टोर का सर्वे अधिकारी है, उसकी जानकारी में ये बात नहीं है कि अवैध मेडिकल स्टोरों धड़ल्ले से नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। ये बात नहीं कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, समय समय पर कार्रवाई होती है अथवा कार्रवाई की खानापूर्ति होती है, परंतु व्यवस्था फिर दोबारा उसी डर्रे पर चल सकती है। अब बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी इस खबर पर क्या कार्रवाई करते हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो का संज्ञान में लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अगर बात करें कार्रवाई की, तो एनडीपीएस एक्ट निश्चित रूप से उनके ऊपर लगेगा। अधिकारी का इस चीज़ को संज्ञान में रखकर उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करेंगे, ताकि अन्य अवैध कार्य करने वाले अथवा नशे यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा होने से बचा। जिस तरीके से बौद्धिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया था जौनपुर के टाउन हॉल में, और वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिस तरीके से गैस का गुब्बारा जो छात्रों के पास था, और बता दें कि जिस तरीके से गैस का गुब्बारा अचानक फट गया और आग लग गई, जिसमें एक शिक्षिका समेत कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जौनपुर के जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और
जांच का आदेश दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से जहां पर मासूम छोटे मोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, आपको बता दें जिस तरीके से शिक्षा कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया था, स्कूल चलो अभियान के तहत मासूम छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया था। वहां पर गैस का गुब्बारा फटा है और जिस जगह गैस का गुब्बारा फटा वहां पर टेंट लगे थे और सैकड़ों लोग मौके पे मौजूद थे। शायद अगर टेंट में आग लगती तो जौनपुर में बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन जौनपुर के जिला प्रशासन अभी भी कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये होता जिस तरीके से गैस के गुब्बारा अगर फटता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर तय होती, क्योंकि बड़ी घटना जौनपुर में होने से घटी है और जहां पर मासूम छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर गैस का गुब्बारा फट गया। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। आज हम लोग प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और ये जानने के लिए कि कोविड के जो मामले हैं जो लगातार बढ़ोतरी की तरफ हैं, उसको लेकर जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं उसमें किस तरीके की तैयारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहले ही मॉक ड्रिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को इसके लिए सजग कर चुके हैं कि कोविड को लेकर पूरी तरीके से सतर्क रहें। इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी की गई थी जिसमें सहारनपुर को पहले भी सर्वोत्तम अंक प्राप्त हुए थे और उसके बाद अब 10 और 11 तारीख को फिर से केंद्र सरकार ने कोविड के मामलों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन रखा है। लेकिन मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। मीडिया में प्राइम न्यूज ने सबसे पहले इस बात का जायजा लेने की कोशिश की है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोविड को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं इस समय यहां पर मौजूद हूं सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर एक पीको वार्ड तैयार किया बच्चों के लिए। पीको वार्ड का नाम दिया गया, उसको तैयार किया गया है और तैयार करने के बाद मैं दिखाऊं कि यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, ये 50 बेडेड वार्ड है, जिसमें पीकू वार्ड है जहां पर बच्चे अगर आते हैं या कोई पेशेंट आता है उसको यहां रखा जाएगा और साथ ही यहां पर वेंटिलेटर्स भी हैं, कंसंट्रेटर्स भी हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो भी यहां पर हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि उसको दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर ये तैयारियां की गई हैं ताकि कोविड के अगर मामले आते हैं और वो कोविड के मामलों को किस तरीके से जब पेशेंट आएगा, यानी कि रेस्पॉन्स टाइम कितना है, रेस्पॉन्स टाइम की क्या स्थिति है, किस तरीके से पेशेंट आएगा, कैसे उसको रखा जाएगा, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कोई हालात जर्जर तो नहीं है, इन सब को लेकर प्राइम न्यूज की टीम ने एक रियलिटी चेक किया है। रियलिटी चेक में मैंने बताया है और मैंने दिखा भी रहा हूं कि यहां पर डॉक्टर्स भी बैठे हैं, बिल्कुल सजग सतर्क हैं। यदि कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसको लेकर वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे साथ यहां पर यहां के सीएमएस कार्यवाहक हैं डॉक्टर आईसी गुप्ता जी, इनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके की तैयारी के। जी डॉक्टर साहब, जी हाँ जी, जी किस तरीके की तैयारी डॉक्टर साहब? हमारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, बेड्स, वेंटिलेटर्स वगैरह सारे तैयार हैं और हम लोग अलर्ट पे हैं। पूरी किसी भी समय अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम मरीजों के लिए तुरंत तैयार हैं। डॉक्टर साहब, रेस्पॉन्स पीरियड क्या रहेगा? मान लीजिए एक पेशेंट आता है और वो कोविड संक्रमित है, आता है तो किस तरीके से आप टेकअप करेंगे उसको एम्बुलेंस से हमारे पीपीई किट में जो कर्मचारी जो हैं एग्जामिनेशन रूम तक लाएंगे, पीकू वार्ड तक लाएंगे और रिस्पॉन्स टाइम हमारा काफ़ी कम है, जो कि 3 से 5 मिनट मैक्सिमम। देखिए, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश की देखी हैं। हालांकि वो बहुत संतुष्ट नजर आए हैं, उन्होंने खुद भी हॉस्पिटल्स का दौरा किया। अब 10 और 11 तारीख में फिर से केंद्र सरकार जो है मॉक ड्रिल कर रही है और ये जानना चाह रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आपके कंसंट्रेटर्स की कितनी स्थिति, कितने कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? हमारे पीकू वार्ड में 45 टोटल कंसंट्रेटर हैं, 20 जो है 10 लीटर्स के हैं और 25 जो है 5 लीटर्स के कंसंट्रेटर्स हैं। वेंटिलेशन की क्या, वेंटिलेटर्स की क्या पोजीशन है? 10 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं जो कि फंक्शनिंग है, सारे सब फंक्शनिंग है जी। तो आपके पास पेशेंट आता है, हालांकि आपका वार्ड ऊपर है, नीचे से उसको लाना है, रेस्पॉन्स टाइम गवर्नमेंट कहती है, स्वास्थ्य विभाग कहता है कि सेकंड्स में होना चाहिए। तो किस तरीके से वो आएगा और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ पे उसको चेकअप किया जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था है? जी, हमारा पीकू वार्ड 2nd फ्लोर पे है
तो रैंप के द्वारा स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे पेशेंट को उतार के पीपीई किट में जो हमारे कर्मचारी होंगे तुरंत उसको शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन रूम में लेकर के आएंगे, हमारा डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी है, स्टाफ है, वो उसको एग्जामिन करेगा एंड अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट सीरियस है, वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर वाले वार्ड में रखा जाएगा, अदरवाइज दूसरे वार्ड्स में ऑक्सीजन के साथ रखा जाएगा। जिस तरीके से पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है और आपको लगता है कि अब इसको हायर सेंटर रेफर करना, क्या ऐसी स्थिति भी आती है? ये वार्ड आपने तैयार किया कि ऐसा L1 L2 टाइप जिस तरीके का होता है उस तरीके की भी स्थिति बन जाती है कभी कभी? हमारा ये पीकू का लेवल 2 हॉस्पिटल है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है या होने की ज़रूरत है, उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो उसको हम लेवल 3 हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी करते हैं। तो आपके हिसाब से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि अगर यहाँ पर कोविड के पेशेंट इस स्थिति के आते हैं तो उनको सुरक्षित बचा लिया जाएगा? जी, हम लोग काफ़ी तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे सहारनपुर में के कार्यवाहक सीएमएस जो जिनके अंडर में ये पीकू वार्ड वर्क कर रहा है, जो इसमें वर्किंग चल रहा है। मैं दिखाऊंगा कि देखिए पूरा स्टाफ जो है पूरा सजग नजर आ रहा है। अगर कोई पेशेंट यहां पर कोविड संक्रमित आता है तो पूरा स्टाफ जो सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पीकू वार्ड में स्टाफ तैनात है, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर और खड़े हैं, यहाँ पर डॉक्टर जो इसको देखते हैं डॉक्टर पंकज वो यहाँ पर खड़े, तमाम स्टाफ खड़ा है, पूरी तरीके से सजग नजर आ रहे हैं। जैसे ही प्राइम न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है तो उन्होंने पूरी सजगता से इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से हम यदि इस तरीके का कोविड का पेशेंट यहां पर आता है हम उसको टेकअप करेंगे, टेकअप करने के बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिन होने के बाद वो सीधा अगर उसका संक्रमण है तो सीधा वो उन वार्डों में ले जाया जाएगा जहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं सहारनपुर की स्थिति बताऊं, सहारनपुर में कोविड वार्ड पीकू की व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद हैं। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर।